तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर है 4। चैप्टर का नाम है कानूनों की समझ, अंडरस्टैंडिंग लॉस। पहला प्रश्न है, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? तो इसका उत्तर देखते हैं। सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग किया है। दूसरा, अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है। इसी टाइप का प्रश्न आपका यूपीएससी में जीएस पेपर 4 में पूछा जाएगा, एथिक्स पेपर में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? तो इसका उत्तर है, राजद्रोह कानून 1870, इस कानून के अनुसार अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश शासक सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रोलेट एक्ट भारत में आया था 1919 में, और जिसे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कार्रवाई के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था। मनमाना क्यों? कानून सभी पर रूप से लागू होता है, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक भी हो सकता है। नए कानून द्वारा महिलाओं के अधिकार। पहला, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा को आदेश प्राप्त कर सकता है। तीसरा, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? तो इसका उत्तर है, लोगों को अवगत कराने के तरीके। जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दूसरा, कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित की गई है। तीसरा, संवाददाता सम्मेलन बुलाए गए हैं। चौथा, कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसा कि ये चित्र दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त चित्र कथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाए। तो इसका उत्तर है, वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। दूसरा, महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंप दिए। आगे बढ़ते हैं। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालत से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इसे अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मानना चाहिए, क्योंकि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, यौन उत्पीड़न या फिर आर्थिक या भावनात्मक पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। आप जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो पहला, सभी कानून देश के सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। दूसरा, कानून जाति, धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। तीसरा, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से दो कारण बताइए। तो पहला कारण, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। आप इसमें चाहे तो रोलेट एक्ट भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो महिला संगठनों की भूमिका, इसका उत्तर है महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें तथा विचार सुने। आगे नंबर 2, महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। तीसरा, महिला संगठनों ने विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। चौथा, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए गए। पांचवा, 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो इसका उत्तर है ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था क्योंकि उनमें समानता ही नहीं थी, वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन था। दूसरा, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। तीसरा, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसा नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। ऐसा हम नहीं कर सकते कि संविधान में लिखी गई बातों को हम मजबूरन उसका पालन करते हैं, बल्कि वो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, वो हमारा संविधान है, हमारा कानून है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये अपनापन जैसा लगना चाहिए ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सके, आवाज उठा सके। चौथा, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।